आप सभी लोगों का स्ट्रेट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि स्ट्रेट लाइन की पहले दिन से कोशिश है कि आप लोगों तक कोविड-19 को लेकर जितनी ज्यादा जानकारी, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए उतना बेहतर। आपको हौसला और आपको हिम्मत दी जाए और आपको ये बोला जाए कि कोविड-19 को लेकर मार्च 24 जब लॉकडाउन हुआ था तब से लेकर आज तक हमारी जानकारी, हमारे डॉक्टर्स की जानकारी, हमारे कोरोना वॉरियर्स की जानकारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आज एक पेपर भी आया जिस रिसर्च पेपर ने ये कहा कि पूरी दुनिया में, हालांकि कंक्लूसिव नहीं है ये रिसर्च पेपर, मगर ये रिसर्च पेपर ये कहता है कि पूरी दुनिया में मौत का आंकड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ है। और उसके लिए वो किसी वैक्सीन की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को समझ में आ गया है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि यंगर पेशेंट्स यानी नौजवान लोग जो हैं अब कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं और वो रिकवर भी हो रहे हैं। कोविड-19 को लेकर हमें कितनी समझ है और कोविड-19 और फ्लू के बीच में, क्योंकि अब जाहिर सी बात है सितंबर का महीना खत्म होने को आया है, अक्टूबर से बुखार जुकाम का ये जो मौसम जो है वो शुरू हो जाएगा। और आमतौर पर बहुत सारे लोग ससेप्टेबल होते हैं कि उन्हें बुखार जुकाम जरूर होता है, लेकिन कोविड और फ्लू के बीच में क्या फर्क है, और अगर आप कोविड-19 से रिकवर हो रहे हैं तो आपको करना क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर विनी कांतरू, कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली एंड नोएडा। और मैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और दूं, ये मेंबर हैं रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, एमआरसीपी लंदन, डिप्लोमा नेशनल बोर्ड डीएनबी रेस्पिरेटरी डिजीज, इंडियन डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन, यूरोपियन डिप्लोमा इन एडल्ट रेस्पिरेटरी मेडिसिन, और उसके अलावा इन्होंने फेलोशिप किया है किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट लंदन यूके। ये अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली के साथ पिछले 13 साल से जुड़ी हुई हैं। लाइफ मेंबर हैं इंडियन चेस्ट सोसाइटी, यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन। इन्होंने गोल्ड मेडल एमबीबीएस में लिया था। फैकल्टी हैं डीएनबी पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर अपोलो न्यू दिल्ली की, और नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में इनके पेपर छपे हैं। और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, को इन्वेस्टिगेटर बहुत सारे मल्टी सेंटर रिसर्च ट्रायल्स जो कोविड-19 पर हो रहे हैं उसमें ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। और इनका इंटरेस्ट क्रिटिकल केयर, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक, गाने में भी बहुत दिलचस्पी। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हेलो एवरीवन। मेरे लिए भी एक बहुत एक प्राइड की बात है कि मैं खुद भी जे.एंड.के स्टेट से बिलोंग करती हूँ। तो अगर अपने लोगों को इंसान जानकारी दे एक लेवल के बाद तो काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर चलिए, कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ये कि कोविड-19 का जो नंबर्स हैं, खासकर वो लोग जो कोविड-19 का शिकार होकर हमसे जुदा हो रहे हैं, वो कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन जम्मू में नंबर्स ने इस सितंबर के महीने में एक जबरदस्त उछाल दिखाया है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोविड-19 और फ्लू, जो सीजनल फ्लू, क्योंकि अब सितंबर का महीना खत्म होने वाला, अक्टूबर आने वाला है, तो सबसे पहले जरा थोड़ा सा हमारे तमाम लोगों के लिए कि कैसे वो ये समझें कि ये कोविड-19 है, ये सीजनल फ्लू नहीं है। देखिए, कोविड-19 जो ये डिज़ीज़ है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिज़ीज़ है। जैसे कि सब जानते हैं, ये हमारी छाती को इन्वॉल्व करती है और हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि हमारे थ्रोट तक का रीजन होता है, जिसमें हमारी नाक, थ्रोट और कान के एरिया आते हैं, जिनको साइनसेस कहते हैं, उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। इस चीज़ को इन्वॉल्व करता है। रहा सवाल कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करें बिटवीन सीजनल फ्लू, जिसको कि जो आजकल हमारे इंडिया में जो चलता है हर साल, उसको स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, जो स्ट्रेन प्रिवेलेंट है इस समय पे। तो इसके सिम्टम्स और कोविड-19 के सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स हैं दोनों के, जो कि सबसे कॉमन होते हैं बुखार आना, खांसी जुकाम होना और बॉडी में दर्दें होना। ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे फ्लू के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इन पर्टिकुलर अगर कोविड-19 को देखा जाए तो ये हमारी सूंघने की शक्ति, जिससे हम सूंघ सकते हैं, उसको एकदम से ख़त्म कर देता है। काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है
कि ऑलमोस्ट 60 से 70% जिन लोगों को भी कोविड-19 हुआ था, उनकी सूंघने की शक्ति खत्म हो गई थी और साथ ही उनके टेस्ट करने की शक्ति भी खत्म हो गई थी। तो ये काफ़ी कॉमन है कोविड-19 में। इससे किसी हद तक हम फ्लू के सिम्पटम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो इन दोनों के सिम्पटम्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है और इन दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है। ये केवल कंक्लूसिवली हम टेस्टिंग के ज़रिए कर सकते हैं अगर हम अपने थ्रोट स्वाब को टेस्ट करें, यानी कि थ्रोट के पीछे से जो हम एक स्वाब लेते हैं कॉटन स्टिक की मदद से, उसको हम टेस्ट करते हैं आरएनए वायरस के लिए। उस अच्छा, तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक पेशेंट है, एकदम 103 के करीब-करीब बुखार आता है और उसके बाद इमीडिएटली उसको आइसोलेट कर दिया जाता है और 103 से आहिस्ता-आहिस्ता बुखार जो है शाम तक 101 पहुँचता है और रात को बुखार 99 के करीब-करीब और फिर 99, 100 3-4 दिन तक बुखार रहता है। कोई खाँसी नहीं, किसी भी किस्म का कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं। तो क्या इसे इसके इस तरह की जो पेशेंट्स हैं, क्या उन्हें भी फौरन आरटी-पीसीआर या रैट का टेस्ट कराना चाहिए या आप एडवाइस करते हैं कि पहले आइसोलेट हो जाएँ और 1-2 दिन सिम्पटम्स को देखते रहें? देखिए, इस समय पे जो हमारे यहाँ पे चल रहा है और जो पूरे विश्व में ही चल रहा है, वो ज़्यादातर कोविड-19 ही है। टेस्टिंग कराना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जान लें कि आप पॉज़िटिव हो चुके हैं और आपका आइसोलेशन की ज़रूरत है, लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। स्पेशली उन लोगों को जिनके घर में एल्डरली लोग हैं, जिनके घर में बड़े-बूढ़े हैं और उनको कोमॉर्बिडिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ये सब चीज़ें हैं, हार्ट की शिकायत है। जो पहले से कोई मेडिसिन लेते हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है ये डिज़ीज़ 80 से 85% लोगों में माइल्ड फॉर्म में ही रहती है। माइल्ड फॉर्म से हमारा मतलब होता है या तो अपर रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स, खाँसी, ज़ुकाम, थोड़ा-सा बलगम आना या फिर कान नाक का बंद होना जैसे हमारा नॉर्मल ज़ुकाम में होता है वो सब सिम्पटम्स आना या फिर बदन दर्द, ये सब फ्लू जैसे सिम्पटम्स आते हैं बुखार के साथ। इसको हम जी। माइल्ड डिज़ीज़ कहते हैं। तो 80 टू 85% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं और ठीक हो जाते हैं 2 हफ्ते के अंदर-अंदर। लेकिन 15% लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है और स्पेशली उन लोगों में होता है जिनमें डायबिटीज़, हार्ट की शिकायत, किडनी की शिकायत, स्पेशली जो डायलिसिस पे लोग रहते हैं या फिर जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, यानी कि जिनको कैंसर की शिकायत पहले रह चुकी है, कीमोथेरेपी ले चुके हैं या कीमोथेरेपी करंटली ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स में सीवियर कैटेगरी में चले जाना बहुत कॉमनली देखा गया है और ये लोग काफ़ी रैपिडली डिटेरियोरेट करते हैं। स्पेशली सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज़ के जो लोग होते हैं, उनमें हमने देखा है कि काफ़ी रैपिड डिटेरियोरेशन होता है। हुँ। तो इसलिए टेस्टिंग कराना इम्पोर्टेंट है ताकि आप अलग रहें लोगों से और 17 दिन का अपना आइसोलेशन पूरा करें और आस-पास जितने भी आपके लोग हैं, यदि उनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, उनका भी टेस्टिंग किया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको दिया जाए। जैसे आपने कहा कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ की आपने बात की और 15% लोगों की आपने बात की जिनके बारे में आपने ये कहा कि जिनमें ये डिजीज़ जो है थोड़ी सीवियर हो सकती है, जिन्हें हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, जिनको साँस लेने में दिक्कत आ सकती है या जिनको कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगा, ये 15% लोग जो हैं, इनमें से कितने प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें जो इतनी सीवियर डिजीज होगी कि जिनका बचना मुश्किल है? इन 15% में से भी कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद घर वापस आ रहे हैं और इस वक़्त पोस्ट कोविड रिकवरी में हैं? जी, बिल्कुल। जैसे ये 15% में फर्दर 5% ऐसे हैं, जिनको कि आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है, यानी इनको वेंटिलेटर पे डालने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन या फिर इन्वेसिव वेंटिलेशन के फॉर्म में हम लोग देते हैं। इन्वेसिव वेंटिलेशन से हमारा मतलब ये होता है कि इनको एक ट्यूब के ज़रिए इनकी जो विंड पाइप होती है, उसमें एक ट्यूब डालते हैं और वो हम वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं। इसको इन्वेसिव वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक। दूसरे तरीके का वेंटिलेटर होता है जिसमें कि कंड्यूट जो होता है, जहाँ से हम उनको एक प्रेशर के साथ हवा देते हैं ताकि उनके लंग्स का काम कम हो जाए, उसको मास्क कहते हैं, एनआईवी मास्क, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। ठीक है। सो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन भी हमें आईसीयू में ही देना पड़ता है क्योंकि ऐसे केसेस में जो वेंटिलेटर है वो सिर्फ आईसीयू में ही
रखे जा सकते हैं, और जो लोग इनसे वेल वर्स्ड होते हैं, जो इनको चला सकते हैं, वो सिर्फ आईसीयू में ही होते हैं। जिस नर्स को पता हो कि कैसे एक वेंटिलेटर को मैनेज करना हो, वो सिर्फ आईसीयू में होते हैं। यही कारण है कि हमें इन्हें आईसीयू में रखना पड़ता है। तो ठीक। ऐसे जो लोग होते हैं, ये फर्दर 15% में से 5% होते हैं। और ठीक। जैसे आपका सवाल है कि इन फर्दर 5% में से जो लोग आईसीयू में जाते हैं, कितने डिटेरियोरेट करते हैं टू द लेवल दैट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट कम आउट ऑफ द आईसीयू। इसमें से फर्दर 50% यानी कि 2.5% ऐसे लोग होंगे जो कि काफी सीवियर तरीके से ग्रस्त हो जाते हैं, और उनका बचना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक। और ये जो ये डॉक्टर साहब आपने कहा 10% और लोग हैं जिन्हें माइल्ड से थोड़ी सी सीवियर डिजीज है, यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो कम हुई। ये भी समझना चाहूंगा अपने लोगों के लिए कि ऑक्सीजन सैचुरेशन को लेकर अलग अलग डॉक्टर से जो हमारी बातचीत हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 95 से 100 के बीच में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन रहना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर 90 तक भी आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन है और आप यंग हैं, 40 साल से 45 साल से 40 साल से कम उम्र आपकी है, तो कोई परेशान होने की या फिक्र भरने की जरूरत नहीं। लेकिन आपकी उम्र अगर 40 साल से ज्यादा है तो 90 से नीचे ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर होती है तो आप फौरन हॉस्पिटलाइज हो जाएं। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि हॉस्पिटलाइज किन्हें होना चाहिए, किन्हें नहीं होना चाहिए? जी, हमारी जो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है, जो कि हम पल्स ऑक्सीमीटर, एक यंत्र आता है जो अपनी उंगली पे लगा के हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की लेवल्स हमारी बॉडी में कितनी है। ये कैलोरीमेट्री से, यानी कि हमारे खून के रंग से जांचता है कि हमारे ब्लड में कितनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चल रही है। सो नॉर्मली ये होती है बिटवीन 95 टू 100। So ठीक। 95 to 100 is a normal saturation of a हम्म, person who is absolutely normal. ठीक। तो डिफरेंट कंडीशंस में हमारी सैचुरेशन कम भी रह सकती है, यानी कि जिन पेशेंट्स को ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो प्रॉब्लम होती है, जैसे सीओपीडी, एस्मा के कई पेशेंट्स होते हैं जिनके हम्म। की लंग्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, उनमें कई बार सैचुरेशन लेवल जो होती हैं या मैम हम ब्रोंकियल अस्थमा अगर किसी को है, कोई सिगरेट स्मोकर अगर है, उनका उनका भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को लेकर। जी, नॉर्मली सिगरेट स्मोकर्स में सैचुरेशन कम नहीं होती है, लेकिन सीओपीडी जो कि स्मोकिंग जो कॉमनली रिलेटेड जो कंडीशन होती है जिसकी वजह से सीओपीडी होता है, उनकी हम्म। सैचुरेशन कई बार हमें 92 मिलती है, और हम ये सैचुरेशन एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ठीक है। इनकी बॉडी यूज टू हो चुकी होती है कम लेवल ऑफ ऑक्सीजन पे ब्रीथ करने को। और अगर ठीक। हम इनकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं तो इनके ब्रेन के सिग्नल्स में कम सिग्नल्स जाते हैं, और ठीक। ये जो है कम ब्रीथ करते हैं, जिसकी वजह से CO2 लेवल इनमें बढ़ जाते हैं। इसलिए हम ठीक। ये 88 टू 92 इनमें नॉर्मल मानते हैं, लेकिन ये काफी कम प्रतिशत होता है मैक्सिमम लोगों का। सो इन जनरल अगर हम देखें तो 95 टू 100 जो है वो नॉर्मल सैचुरेशन माना जाएगा। ठीक। बाकी रहा सवाल कि किन लोगों को हॉस्पिटल की ज़रूरत है और किस एज ग्रुप को हॉस्पिटल की ज़रूरत है जाने की, अगर उनकी सैचुरेशन 95 स्पेशली 94 से कम आती है तो यहाँ पे मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा अलग है। जनरली लोग मानते हैं कि यंग लोगों का सैचुरेशन अगर 90 भी हो तो चल जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है क्योंकि यंग लोगों का सिस्टम रोबस्ट होता है, दे हैव कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स। हमारे बॉडी में हील करने के अपने मैकेनिज्म्स होते हैं, और कई हद तक किसी भी इंसल्ट को सहने के बहुत सारे काउंटर रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक। अगर एक यंग पर्सन की सैचुरेशन 90% ऑलरेडी आ गई है, दैट मीन्स कि उसके बॉडी के कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स यूटिलाइज हो चुके हैं, और वो ठीक। अपने मैक्सिमम लेवल ऑफ जो रिजर्वायर है उसके बॉडी में वो यूज कर चुका है। So for a young person, even 94 saturation means that कि I would advise that person to go and get himself admitted, even if he is less than 40 years of age. So this is really important. ये बहुत important है हमारे लिए जानना कि उन लोगों का रोबस्ट सिस्टम भी इस चीज को नहीं सहन कर रहा है, और वो ऑलरेडी कॉम्पनसेशन के लेवल पे चल रहा है, और उनके लिए अब हॉस्पिटल जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। दूसरी बात जो कि जी। कोविड में बहुत इम्पोर्टेंट है, कोविड यदि हमारी सैचुरेशन लेवल 95 से कम जाती है तो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस में सारे लोग ब्रेथलेस हो जाते हैं, यानी कि जी। उनकी जो सांस है वो फूलना शुरू कर जाती है। लेकिन ठीक। कोविड में कई बार ऐसा देखा गया है कि सैचुरेशन कम होने के बावजूद भी
लोग जो है एक नॉर्मल लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी रेट पे ब्रीथ करते रहते हैं। अच्छा। इसके कई कारण है, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि ये हमारे परफ्यूजन, जो हमारी वेसल्स होती हैं लंग्स में, जिनसे कि ब्लड सप्लाई आती है लंग्स को और वो ऑक्सीजन खींचती है ब्लड में, उनको अफेक्ट करता है। तो जब परफ्यूजन डिफेक्ट्स होते हैं तो बॉडी के कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी रेट को इतना बढ़ाते नहीं हैं, रादर देन कि उनको एक लेवल पे ब्रीथ कर बॉडी ब्रीथ करवाती जाती है। तो सो दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि आप आपके जो भी व्हेनेवर समबडी इज अफेक्टेड, कोई भी पर्सन अफेक्टेड है कोविड-19 से, तो वो ब्रीथ करते रहेंगे 19 to 20 रेट पे, जो कि नॉर्मलिश एक रेस्पिरेटरी रेट हाँ, होता है, रेस्पिरेटरी नॉर्मल रेट है। 12 to 16। तो उनमें ये लक्षण काफी लेट आते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि कई हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनकी सैचुरेशन 75-70 थी और वो नॉर्मली ब्रीथ कर रहे थे। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी की भी सैचुरेशन अगर 95 से कम है तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है और मॉनिटरिंग की उनको काफी जरूरत है। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब ये पॉसिबल है कि आपकी सैचुरेशन जो है 95 से नीचे है, आप होम आइसोलेशन में क्या इस ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है? देखिए, एक लेवल पे ये कहा गया था कि ऐसे पेशेंट्स को हम हो सकता है घर में भी एडवाइस करें होम आइसोलेशन के लिए, लेकिन ये तब की बात थी जबकि हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हमारा एक ऐसा लेवल भी आया था जब हमारे हॉस्पिटल सिस्टम के पूरे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके थे और इतने ठीक। सारे स्टाफ को वहाँ पे अरेंज करना पेशेंट्स को देखने के लिए काफ़ी एक थ्रेशोल्ड आ गया था, जबकि हमने सोचा था हो सकता है कि लोगों को घर में ऑक्सीजन पे, जो कि मॉडरेट कैटेगरी में लोग आते हैं, हो सकता है उनको घर में भी देना पड़े। लेकिन लकीली इंडिया की हर स्टेट में ऐसी स्टेट हमने इस स्टेज पे हम नहीं आए कि हमें लोगों को एडवाइस करना पड़े कि नहीं भाई आप ऑक्सीजन का इंतज़ाम घर में कर लें और वहीं पे ठीक हो जाएँ। तो ठीक। अभी तक तो ऐसी स्टेज नहीं आई है, तो ये रिकमेंडेड है जिनकी भी सैचुरेशन 95 से कम है वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएँ। अच्छा, और जी 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 जी, बताइए बताइए बताइए। ड्यूरिंग ड्यूरिंग हीलिंग जब कई लोग ठीक होते हैं 2-3 हफ्ते के बाद भी उनकी ऑक्सीजन लेवल्स नॉर्मलाइज नहीं हो पाती हैं। तो ठीक। ये ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें कि प्रोलॉन्ग्ड कोविड-19 के सिम्टम्स देखे गए हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार अगर 2 या 3 लीटर तक ऑक्सीजन लोगों की चलती है, तो हम ऐसे लोगों को घर फिर भेज देते हैं और उनको जी। कहते हैं कि 2-3 हफ्ते तक आप घर में भी ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटा ऑफ पीपल है जो कि हम होम बाउंड रखते हैं, बट जिनको नया कोविड डिटेक्ट हुआ है और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रही है उनके लिए रिकमेंडेड है कि 95 से नीचे है तो हॉस्पिटल की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए ऑक्सीजन पंप्स की किन्हें जरूरत है और वेंटिलेटर की किन्हें जरूरत पड़ रही है? क्योंकि यहाँ एक धारणा ये बन गई है कि जिसको आपने वेंटिलेटर पे डाल दिया तो उसके लिए ये कहा जाता है कि भाई अब इसके रिकवरी के चांसेस बहुत कम हैं। और दूसरी दिक्कत जम्मू कश्मीर में ये आ रही है कि वेंटिलेटर्स तो 900 से भी ज्यादा हमारे पास इस वक्त हैं, लेकिन वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ हमारे पास नहीं है। तो आपसे ये समझना चाहूंगा कि ऑक्सीजन जो है, जैसे आपने कहा, ऑक्सीजन देने के कितने तरीके हैं और which is the best way of giving oxygen to a covid positive patient जो क्रिटिकल केयर में है, उसे बेस्ट वे कौन सा है? वेंटिलेटर, आपके पास ऑक्सीजन पंप्स हैं और उसके अलावा जो आपने कहा कि इंट्यूबेट करना पड़ता है। जी देखिए, ऑक्सीजन सिस्टम्स जो होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसमें हाई फ्लो सिस्टम्स और लो फ्लो सिस्टम्स आते हैं। तो जी। यूजुअली जो मॉडरेट कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन की पर मिनट की होती है वो 2 से 6 लीटर के बीच में होती है और ठीक। ये हम लो फ्लो सिस्टम्स के द्वारा दे सकते हैं। लो फ्लो सिस्टम्स जो होते हैं उसमें हम जो हॉस्पिटल सप्लाई आती है ऑक्सीजन की, उसको एक छोटा सा नेजल कैन्युला जिसको बोलते हैं, यहाँ पे उसके 2 प्रॉन्ग्स होते हैं जो नाक में जाते हैं और कनेक्ट करते हैं वॉल ऑक्सीजन को। इसको ठीक। नेज़ल प्रोंग कहा जाता है। तो इसकी जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलती है अप टू 32% मिलती है। ठीक। इसको फ्रैक्शनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है, यानी कि एयर और ऑक्सीजन का ये मिक्सचर होता है। जो ठीक। नॉर्मली हम ब्रीथ करते हैं एयर भी जैसे हमने पढ़ा है सबने कि 21% उसमें जो होती है
ऑक्सीजन होती है, बाकी 78% नाइट्रोजन होती है और बाकी गैसेस जो होते हैं आई थिंक 0.3% जितना मुझे याद आ रहा है। सो दैट जी। इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो हम्म। अप टू 32 हम नेजल प्रोंग से दे सकते हैं, वो एयर और ऑक्सीजन का मिक्सचर ही होता है। उसके ठीक। बाद जो सिस्टम्स हम यूज करते हैं दोज आर हाई फ्लो सिस्टम्स। तो हाई फ्लो ठीक। सिस्टम्स में एक ऐसा आता है जिसको हम नॉन रीब्रीदर रिजर्वायर मास्क कहते हैं। सो उसमें ठीक। एक ऑक्सीजन मास्क की तरह ही वो लगा रहता है और उसके नीचे एक बैग होता है जिसको नॉन रीब्रीदर मास्क कहते हैं। उसमें वाल्व होती है जिसमें कि एक तरफ का फ्लो जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और आपकी जो अंदर से एयर आती है वो वहाँ उसमें बैग में वापस नहीं जाती। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ वाल्व, वन वे वाल्व। तो ठीक। ये हाई फ्लो सिस्टम है जो कि सिर्फ आईसीयू में ही अवेलेबल किया जा सकता है। बाकी जो लो फ्लो सिस्टम्स हैं वो हमारे रूम में भी अवेलेबल किए जा सकते हैं, या कि जनरल वार्ड जैसे जो बेड्स होते हैं वहाँ पे ये अवेलेबल होते हैं। हम्म। डॉक्टर। और जी जी जी, बाकी इसके हम्म। इसके अलावा जो हम एनआईवी देते हैं, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, हम्म। उसमें फोर्स से यानी कि एक प्रेशर से हमारे अंदर हवा फेंकी जाती है थ्रू मास्क। जी। तो उसमें दो तरीके के प्रेशर्स होते हैं, बाई लेवल प्रेशर, बाई पैप और या फिर सी पैप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जिसको कहा जाता है, या हम्म। फिर हम्म। बाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रेशर जिसमें अपर लेवल एक दूसरा होता है और लोअर लेवल दूसरा होता है। ठीक। ये सिस्टम्स थोड़े से मॉडिफाइड सिस्टम्स होते हैं और स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स होते हैं और इनको ऑपरेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड आईसीयू स्टाफ की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम्म। वही लोग इससे वेल वर्स्ड होते हैं कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। डॉक्टर साहब यहाँ और बहुत जी, डॉक्टर साहब यहाँ एक बहुत अहम सवाल ये है, ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली पंप इन करना कोविड क्रिटिकल पेशेंट के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, हाई फ्लो ऑक्सीजन उसको मिलती रहे, और किस हद तक इसका रोल है कि आप एक पेशेंट को जो क्रिटिकल हो गया है उसको वापस ला सकते हैं। क्योंकि यहां पर ये देखा गया कि किसी की भी ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 50 से नीचे गिर गई तो उसके बाद उस पेशेंट के बारे में कह दिया गया कि वो कोलैप्स हो गया। लेकिन क्या ये मुमकिन है, और क्या आपने वहां पर कोई एग्जाम्पल या कोई उदाहरण आपके पास हो कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर गई लेकिन आपका ऑक्सीजन फ्लो कंटिन्यूअसली मेंटेन रखा गया और साथ में मेडिसिन और बाकी तमाम चीजें, और पेशेंट जो है वो वापस आया? क्या ये प्रोबेबिलिटी, क्या ये पॉसिबिलिटी है? जी, बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पेशेंट्स जैसे मैंने कहा कि 5% ऐसे होते हैं जिनको कि एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम या फिर हाई फ्लो सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे हम्म। केवल 5% होते हैं और इन लोगों को इनिशियली हम स्टेरॉइड्स से ट्राई करते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ रोल ऑफ स्टेरॉइड्स, प्रूवन रोल ऑफ स्टेरॉइड्स इन दीज़ पेशेंट्स। एक सिर्फ ठीक। ऐसी ही ड्रग है जिसका कि हमारे पास प्रूवन रोल है कोविड-19 में। हम्म। एक्सेप्ट स्टीरॉइड्स हमारे पास अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसका कि प्रूवन रोल आ चुका है इन जी। पेशेंट्स हु आर ऑन ऑक्सीजन एंड हु हम्म। रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। माइंड यू, दीज स्टीरॉइड्स आर नॉट फॉर माइल्ड केसेस। हमने अपने सेंटर में देखा है, क्योंकि हमारा एक टर्शरी केयर सेंटर है, तो जब भी बाहर से लोग आते हैं तो माइल्ड डिजीज में भी देखा है कि लोग स्टीरॉइड्स काफी रैम्पेंटली यूज करते हैं। तो हम्म। स्टीरॉइड्स शुड बी यूज्ड जुडिशियसली, स्पेशली फॉर दोज पेशेंट्स ओनली जिनको इनकी जरूरत है। ठीक। और फर्स्ट वीक में माइल्ड केसेस में कई बार अगर हम ये स्टीरॉइड्स पहले से ही शुरू कर देते हैं तो कई बार हम्म। हम लोगों ने देखा है कि उनकी डिजीज वर्सन करने के भी चांस हो सकते हैं, क्योंकि ठीक। वायरल फेज में वायरल रेप्लिकेशन बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट्स में। ठीक। बाकी दूसरा सवाल जैसे आपने पूछा कि 5% लोग जो बिगड़ते हैं उनमें से कैसे वो ठीक होते हैं, तो हम्म। ऐसे 5% लोग जो कि काफी सीवियर कैटेगरी में आते हैं और हमारे पास आते हैं, तो जो पेशेंट्स स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव होते हैं उनमें हमने देखा है कि 48 से 72 घंटे में, 48 टू 72 आवर्स में उनका कई बार अच्छा रिस्पॉन्स आता है विद स्टीरॉइड्स। और ठीक। उनको हम कई जल्दी वीन करते हैं। वीन यानी कि उनको लोअर फ्लो सिस्टम्स, हाई फ्लो सिस्टम से लोअर फ्लो सिस्टम्स तक आने में हमें मदद मिलती है, यानी कि ये काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। लेकिन हम्म। जैसे मैंने कहा इनमें से भी 50% ऐसे होते हैं जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और उनको हमें हाई फ्लो सिस्टम्स तक काफ़ी देर तक चलाना पड़ता है। हम्म। और हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि 2 या 3 महीने तक भी ऑक्सीजन पे चलते रहे।
ठीक। और कुछ एक आध ऐसे भी हैं जो अभी भी ऑक्सीजन पे चल रहे हैं क्योंकि उनमें फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम आ चुकी है बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। सो ये कुछ ठीक। कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि 1 या 2% पेशेंट्स में पाई जा रही है, लेकिन काफी कॉमन नहीं है। और 5% में जो लोग हैं, जो सीवियर कैटेगरी के लोग होते हैं, उनमें से भी केवल 40 to 50% ही ऐसे लोग हैं जिनकी की ऑक्सीजन सैचुरेशन जानलेवा तरीके से काफी कम हो गई और जिनको अनफॉर्चुनेटली अपनी जान गंवानी पड़ी। इनिशियली जब मार्च में हमने पेशेंट देखना शुरू किया था तो ये कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स थोड़ा ज्यादा था क्योंकि उस टाइम पे हमारा ऐसा पर्सनल बिलीफ है सभी डॉक्टर्स का जो कोविड-19 से डील कर रहे हैं इस समय पे कि इसकी विरुलेंस बहुत ज्यादा थी वायरस की। जिसको भी अच्छा। पकड़ रहा था उसको काफी खराब तरीके से इन्वॉल्व कर रहा था। वो विरुलेंस कहीं अब जाके हमें लगता है कि कम हुई है। तो माइल्ड अच्छा। कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं वो ज्यादा आते हैं रादर देन सीवियर कैटेगरी। डॉक्टर साहब, एक और चीज देखने में ये आई है कि आपको जो ही बुखार हुआ तो यहाँ एक प्रोटोकॉल बन चुका है कि वर्मैक्टिन, डोलो 650, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन डी, विटामिन सी, ये टेबलेट्स जो है कंपलसरी एक तरह से कर दी गई हैं। आपसे जानना चाहूंगा बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर आपको बुखार है, हल्की हल्की खांसी है और आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 और 100 के बीच में लगातार रह रही है, क्या ये सभी दवाइयां खाने की जरूरत है या नहीं? देखिए विटामिन सी और जिंकोविट जो नॉर्मली हम देते हैं जिंक सप्लीमेंट्स ऐसे पेशेंट्स को, दीज आर नोन टू इंक्रीज दे आर इन्वॉल्व इन द इम्यूनिटी रिएक्शंस। ये इम्यूनिटी की कुछ रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं ये केमिकल्स, इसीलिए हम जी। लोग सोचते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये यूजफुल हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं है जिसका कि प्रूवन बेनिफिट इन सब चीज़ों का हमारे पास है। जी। स्पेशली आइवरमेक्टिन जिसकी आपने बात करी, आइवरमेक्टिन एक एंटी पैरासिटिक ड्रग है। ये हमारे जो अंदर हेलमिंथ्स होते हैं यानी कि जो कीड़े मकोड़े पेट में कीड़े बनते बनते हैं हैं पेट के बच्चों अंदर, के, बिल्कुल। हाँ, उसके लिए यूज होती है। और डॉक्सीसाइक्लिन हमारे पास एक एटिपिकल कवर के लिए एंटीबायोटिक है। काफी रिकेट्शियल डिजीज वगैरह में ये यूज होती है, ट्रॉपिकल डिजीज में इसका यूज है। लेकिन इसको हम लोग कोविड-19 के लिए भी यूज करते हैं बेस्ड ऑन स्मॉल स्केल स्टडीज। इसका ऐसा कोई बहुत अच्छा बेनिफिशियल रोल नहीं देखा गया है। जी। लेकिन जी। जब भी हम कोई मेडिसिन यूज करते हैं तो उसका रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं, यानी कि उससे हमें खाने में रिस्क ज्यादा है या बेनिफिट ज्यादा है। फायदा ज्यादा, जी। और हाँ, आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन दो ऐसी मेडिसिन है जिसका रिस्क बेनिफिट रेशियो बहुत कम है, यानी जी। कि इसको खाने का रिस्क कम है और बेनिफिट हो सकता है हमें ज्यादा मिले। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि इसको खाने से ऐसा कोई नुकसान नहीं है बॉडी पे। और केवल 3 दिन का डोज है ये आइवरमेक्टिन का और 5 दिन का डॉक्सीसाइक्लिन का है जो कि हम खा सकते हैं। अच्छा, इसके तो ये अलावा आप कोविड पेशेंट्स में डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं? जी, माइल्ड केसेस में हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट वीक में। लेकिन इस पे कोई इतनी ऐसी हमारी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो कि एक आइडियल ट्रायल होती है देखने के लिए कि कौन सी मेडिसिन यूजफुल है किसी पेशेंट के लिए या कौन सी नहीं है, तो ऐसी कोई ट्रायल प्रूवन नहीं है इन इन दोनों मेडिसिन का रोल बताने के लिए, अच्छा बट फिर भी हम लोग यूज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज, विटामिन डी को लेकर कुछ एक पेशेंट्स हैं जिन्होंने एक दिन में 12 नहीं 16 टेबलेट्स विटामिन डी 60,000 यूनिट्स वाली खानी स्टार्ट कर दी हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वाकई जो कोविड पॉजिटिव हैं और सीवियर डिजीज की तरफ जाने की जिनकी प्रोबेबिलिटी है, क्या उन्हें वाकई विटामिन डी के इतनी इतनी टेबलेट्स खानी चाहिए? रहा सवाल यूज ऑफ विटामिन डी इन कोविड-19, इसकी काफी स्टडीज आ चुकी हैं कि काफी इन्फेक्शंस में विटामिन डी का रोल होता है। दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर बैक्टीरियल डिजीजेस, इट इज ट्रू फॉर मेनी अदर पल्मनरी डिजीजेस इन्वॉल्विंग सीओपीडी ऑल्सो। सो काफी सारी ऐसी डिजीजेस है जिसमें विटामिन डी का रोल है। उनमें हम डिटेल में इस समय पे नहीं जाएंगे, जी। लेकिन ठीक। डेफिनेटली मैं कहूंगी कि कोविड-19 में विटामिन डी का रोल है। और इसमें ऐसा देखा गया है कि सीवियर कैटेगरी में जाने से बचने का एक तरीका ऑप्टिमल लेवल्स ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी होता है। ऑप्टिमल लेवल्स क्या हैं डॉक्टर हाँ, साहब?
जी, सो ऑप्टिमल लेवल्स ऑफ विटामिन डी बॉडी होता है 80 टू 100, और ये डिपेंड करता है लैब वैल्यूज, डिफरेंट लैब वैल्यूज की जितनी भी कट ऑफ वैल्यूज होती हैं उसके अकॉर्डिंगली ही ये देखी जाती हैं। अगर आपकी 50 से नीचे कम है वैल्यू, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड इनसफिशिएंट, राइट। सो 50 से कम इनसफिशिएंट है और 50 से ऊपर जो है वो सफिशिएंट लेवल ऑफ विटामिन डी मानी जाती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि 12-12 टैबलेट्स 60,000 यूनिट की कई लोग ले रहे हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस अगेंस्ट इट, बिकॉज विटामिन डी अगर हम एक्सेस क्वांटिटी में खाते हैं तो ये बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। जैसे विटामिन सी होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस क्वांटिटी हो भी जाए तो वो यूरिन के रास्ते बाहर आ जाता है। विटामिन डी ऐसा नहीं होता। विटामिन डी जो होता है हमारे फैट में एब्जॉर्ब होता है और धीरे धीरे करके वहां से जो है वो रिलीज होता रहता है। और हाइपर विटामिनोसिस के फीचर्स आ सकते हैं कई पेशेंट्स में अगर उनके लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएं, स्पेशली लेवल्स मोर देन 125। सो 12 टैबलेट 60,000 यूनिट की खाना कहीं भी किसी भी लिटरेचर में रिपोर्टेड नहीं है। और इसको देने का आइडियल तरीका ये है कि आप लेवल करा लें, या फिर अगर आप लेवल नहीं करा सकते तो विटामिन डी की जो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की गोली आती है उसको हफ्ते में एक बार खाया जाता है। यानी कि आप एक दिन चुन लें, संडे या मंडे, और हर हफ्ते उसको लेते रहें 4 हफ्ते के लिए, और उसके बाद हर 15 दिन में एक बार। ठीक। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये तो सारी बात आपने बता दी कोविड-19 को लेकर, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये, बहुत सारे लोग जो कोविड-19 की सीवियर डिजीज से रिकवर हुए, बहुत सारे लोग, जैसे मिसाल के तौर पे एक डायबिटिक जो हैं वो कोविड-19 से रिकवर होकर घर पहुंच गए। अब घर पहुंचने के बाद कभी उन्हें चेस्ट में पेन हो रही है, कभी और लगातार उनको बुखार भी, कोविड-19 नेगेटिव होने के बाद भी उनको बुखार काफी दिन तक आता रहा। एक हमारे पत्रकार दोस्त हैं, वो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं लेकिन लंग्स में पैचेस हैं, और जो भी लोग हॉस्पिटल एडमिट हुए हैं, घर गए हैं, तो उनके लंग्स में पैचेस हैं। और बहुत सारे दोस्त हमारे जो हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुए, होम आइसोलेशन में भी, जब उन्होंने सीटी स्कैन कराया तो लंग्स में पैचेस नजर आए। अब आपसे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल डॉक्टर साहब, ये पोस्ट कोविड बड़ी जंग है, या जब आप कोविड इन्फेक्ट होते हैं और आप कोविड कोरोना वॉरियर होकर निकल जाते हैं कि आप कोविड से नेगेटिव हो गए, वो जंग ज्यादा मुश्किल है या पोस्ट कोविड जंग ज्यादा मुश्किल है? और उस जंग के लिए क्या सामान चाहिए और क्या क्या एहतियात करनी है डायबिटिक्स को, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज वाले को, और क्रोनिक किडनी डिजीज वाले को, या जिसके लंग्स वीक हैं, ब्रोंकियल अस्थमा है, या जिनको सुनने की शक्ति जिनकी कम है, इस तरह के इन तमाम पेशेंट्स के लिए, या कैंसर के जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो आपसे अब ये कि पोस्ट कोविड रिकवरी को लेकर। जी, तो पोस्ट कोविड के सिम्टम्स जैसे आपने बताए कई लोगों में ये पाए गए हैं, और मैं बोलूँगी कि जो माइल्ड केसेस जो इवन होम आइसोलेशन में भी थे, उनमें भी पोस्ट कोविड सिम्टम्स काफ़ी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, और उनमें से सबसे कॉमन है फैटीग यानी कि थकान। थकान बहुत इम्पॉर्टेंट है एक फीचर पोस्ट वायरल सिंड्रोम के। काफ़ी ज़्यादा जो वायरल इन्फेक्शंस बॉडी में होते हैं, जैसे डेंगू एक और तरीके का वायरस होता है, इसके बाद भी थकान आना बहुत बार देखा गया है। सो ये थकान कई लोगों में दूर होने में 2 से 3 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें कोई इतना इम्पोर्टेंट कोई बहुत ज़्यादा मैजिक मेडिसिन या ऐसा सब लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप अपना काम करते रहें, एक बैलेंस डाइट लेते रहें और एक्सरसाइज ना रोकें, क्योंकि क्या होता है कि हमारी मसल्स जब इन्वॉल्व होती हैं वायरल इन्फेक्शन से तो उनकी डीकंडीशनिंग हो जाती है। मसल्स हमेशा थकान के फेज में रहती हैं, और डीकंडीशनिंग होने से उनकी प्रॉपर ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती है। यानी कि जब वो जो ऑक्सीजन जितना बॉडी से खींचती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसी की वजह से हमारे हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है। तो यदि आप एक्सरसाइज करते हैं थोड़े मॉडरेट लेवल का, जो कि आप टॉलरेट कर सकें, तो इनकी ऑक्सीजन डिराइविंग कैपेसिटी जो ब्लड से है वो काफ़ी हद तक एक बैलेंस तरीके से होती है, और वो ऑप्टिमल लेवल की होती है। इतना ऑक्सीजन ये नहीं खाती जब एक्सरसाइज मसल्स जो होती हैं।
So जी, जी। utilization of oxygen is proper in exercising muscles. So that is why we advise against excessive resting after your symptoms are getting better. So you should keep on exercising a little bit every day, जितना आप ऑप्टिमली कर सकें और जितना बिना थकान के, बिना चेस्ट पेन के आप कर सकें। दूसरे फीचर्स जैसे आपने बताया कि चेस्ट पेन के फीचर्स काफ़ी पेशेंट्स में देखे गए हैं। एक्स एंड पेन्स मैं कहूँगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर दैन इन पर्टिकुलर चेस्ट पेन। अगर किसी को चेस्ट पेन की शिकायत आ रही है और उनकी बुखार की भी शिकायत चल रही है, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑप्टिमल नहीं आ रही है और डी डाइमर करके उनका एक लेवल है ब्लड में जो कि बढ़ा हुआ है, ऐसे केसेस में हमको पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो कि हमारे हार्ट की वेसल्स हैं जो लंग्स के साथ कनेक्ट होती हैं, उसमें क्लॉटिंग की शिकायत, उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है, क्योंकि कोविड जो है एक प्रोकोगुलेंट स्टेट को ट्रिगर करता है। मतलब हमारे बॉडी में जो खून जमता है उसको, ऐसी स्टेट को ट्रिगर करता है कोविड-19। तो ऐसे कई पेशेंट्स देखे गए हैं जिसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म की शिकायत पाई गई है आफ्टर बीइंग अफेक्टेड विद कोविड-19। तो ऐसे केसेस में कई बार हमें एक स्पेशलाइज्ड तरीके का कंट्रास्ट सीटी करा के देखना पड़ता है, जिसको कि सीटीपीए कहते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। उनमें ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है। अगर उनका डी डाइमर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये ज़रूर रूल आउट कर लेना चाहिए। लेकिन मेरे फॉलो अप में कई सारे पेशेंट्स हैं जो कि कंप्लेन करते हैं कि हमें चेस्ट पेन हो रहा है, यहाँ वहाँ दर्द हो रही है। मोस्टली ये सब चीज़ें जो है 1-2 हफ्ते में सेटल हो जाती हैं। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैंने जैसे कहा कि पैचेज़ हैं लंग्स के ऊपर, इंटरल्यूकिन, डी डाइमर, फेरिटिन और उसके अलावा 2 टेस्ट और लगभग 5 के करीब-करीब ये टेस्ट हैं, टेस्ट करवाए, पाँचों टेस्ट जो हैं, वो ठीक रिपोर्ट पाँचों टेस्टों की नहीं है। तो आपसे अब ये समझना चाहूँगा कि ये लंग्स के जो पैचेज़ हैं, क्या इन पैचेज़ के होने के बावजूद घर से बाहर निकलना, थोड़ा बहुत वॉक कर लेना और मतलब यूँ ऐसे कहा जाता है जी अब आप ज़्यादा बाहर मत निकलना, इन्फेक्शन का खतरा है। आप ज़्यादा ये मत करना, इन्फेक्शन का खतरा है। आप ज़्यादा ऐसे मत करना, इन्फेक्शन का खतरा है। बस अब आप घर के कमरे के अंदर ही बंद रहो, जब तक आपके ये पैचेज़ रिज़ॉल्व नहीं होते। सो व्हाट इज़ द मतलब है व्हाट डू यू सजेस्ट? ये जो पैचेस आते हैं मोस्टली उन लोगों में आते हैं जिनकी डिजीज मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी की होती है। माइल्ड केसेस में जो लेवल ऑफ पैचेस आ सकते हैं वो कई बार 25% से कम इन्वॉल्वमेंट होती है लंग्स में, जो कि सीटी स्कैन में हम परसेंटेज या फिर एक्सरे में परसेंटेज निकाल के दिखाते हैं कि कितनी परसेंटेज इनकी पैचेस में इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन पैचेस का आना ये मतलब नहीं कि आपके ये पैचेस कभी ठीक नहीं होंगे और आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। यूज ऑफ स्टीरॉयड जब हम किसी भी पेशेंट में करते हैं, स्पेशली मोर देन 3 वीक्स, 3 हफ्ते से ज्यादा अगर हम किसी पेशेंट को स्टीरॉयड देते हैं मोर देन 10 मिलीग्राम पर डे, तो उसको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टीरॉयड माना जाता है जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता है। तो ऐसे पेशेंट्स जरूर ससेप्टेबल होते हैं दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, यानी कि दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए। लेकिन अभी इस समय ऐसा देखा गया है क्योंकि लोग मोस्टली जो लोग हैं वो मास्क होते हैं, सबने मास्क पहना होता है और लोगों से दूरी भी बनाई हुई है, कई लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो इन्फेक्शन रेट है हर इन्फेक्शन का वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि लोगों ने हाथ धोना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ पे डायरियल डिजीजेस पहले काफी होती थी, लेकिन अब क्योंकि सब लोग इतने कॉन्शियस हो गए हैं, अपने हाथ वगैरह धोते हैं, तो डायरियल डिजीजेस में भी एक तरीके से एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। और यही ट्रेंड ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी देखा जा रहा है कि हमारे सारे जो डिजीजेस जितनी भी या तो जो हवा से फैलती है जिनका एयरबॉर्न रूट होता है, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस एक टाइप ऑफ डिजीज है, या बाकी रेस्पिरेटरी वायरल डिजीजेस है, तो ये कम हो गई हैं। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि जिसको एक बार कोविड हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल कि वो आइसोलेशन में हो, जब भी वो अपनी आइसोलेशन कंप्लीट करें 17 दिन के बाद, जिसको हम कहते हैं 17 से 21 दिन जब कंप्लीट हो जाएं, तो उनका बाहर जाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस समय ज्यादा क्राउड नहीं है बाहर और एक अच्छी दूरी अगर वो बनाए रखें लोगों से, क्राउड में ना जाएं, अपना मास्क पहने, लोगों से ज्यादा गुले मिले नहीं और अपना वॉक करें और अपनी एक्सरसाइजेस करें और घर आ जाएं, तो इसमें कोई हार्म नहीं।
डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आपसे इजाजत लें, एक आखिरी सवाल आपसे। एक और कंफ्यूजन लोगों के बीच में ये है कि अगर आप इन्फेक्ट हुए हैं कोविड-19 से और आपको आइसोलेशन वार्ड में जब ले जाया जाता है, आप एडमिट हुए, तो बाकी जो पेशेंट हैं वो भी खांस रहे हैं और आपको हल्की हल्की खांसी है, तो ये बताया जा रहा है कि वो सारे पेशेंट जो हैं वो आपका वायरल लोड जो है बढ़ा सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक आइसोलेशन वार्ड में 10-20 पेशेंट अगर हैं, कोई एक पेशेंट नया नया जो आया है उसका वायरल लोड कम है, उसका वायरल लोड जो है बाकी पेशेंट बढ़ाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सच्चाई कितनी है इस बात में? देखिए, ये सब चीज़ें लोगों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वायरल लोड ये डिटरमिन नहीं करता है कि आपकी कितनी सीवियर डिज़ीज़ बनती है। यानी कि अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूँ, किसी पेशेंट में 2 वायरस है और किसी पेशेंट में 10 वायरस है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिसमें 10 है और वो हमेशा सीवियर कैटेगरी में ही चला जाएगा और जिसमें 2 है, वो हमेशा माइल्ड कैटेगरी में ही रहेगा। ठीक। सीवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी इस वायरस पे कैसे रिएक्ट करती है, कि हमारी ठीक। जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है किस तरीके से रिएक्ट करती है। कई लोगों में ये जो इम्यूनिटी की रिएक्शन है इतनी एबनॉर्मल तरीके से सामने आती है कि वो अपने ही टिश्यूज को अटैक करना शुरू करती है, जिसकी की मैनिफेस्टेशन है सीवियर डिजीज। सो इट इज नॉट द राइट। वायरल लोड विच इज काइंड ऑफ डिटर्मिनिंग कि आप आईसीयू में जा रहे हैं या आप आईसीयू से बाहर ही अपने घर में रह के ठीक हो रहे हैं। तो यदि आपको ये डिजीज ऑलरेडी हो चुकी है, तो दूसरा जो पर्सन है आपके विसिनिटी में आता है जो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसके वहाँ रहने से या वायरल लोड से ऐसा कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी वायरस आ चुका है। वो किस तरीके की रिएक्शन आपके बॉडी में करेगा, वो आपकी अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड है, ना कि लोगों के आसपास के रिएक्शन से। और दूसरा एक सवाल जो आपने मुझे पूछा था कि ये वायरल मार्कर्स जो हम सब कराते हैं, डी डाइमर, बायोमार्कर्स। IL-6 जी। बायोमार्कर्स, इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? देखिए, अगर एक माइल्ड इंसान में ये मार्कर्स बढ़े भी हुए हैं या नहीं भी बढ़े हुए हैं, तो हम इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये तभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब हमारा पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में आता है। तो जब इस कैटेगरी में पेशेंट होता है और उसके मार्कर्स बढ़े हुए होते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी हमारी हमें पॉइंट करती हैं कि इनकी डिजीज़ ज़्यादा सीवियर है। जैसे कि जिस पेशेंट के लिम्फोसाइट्स कम हो, किसी के एओसिनोफिल्स कम हो और रेड सेल विड्थ जो होती है किसी पेशेंट की अगर कम होती है, तो ऐसे पेशेंट सीवियर कैटेगरी में जाने ज़्यादा लाज़मी है कंपेयर टू दोज़ जो कि नहीं जाते हैं। लेकिन इनकी कितनी लेवल्स है, इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, एक्सेप्ट डी डाइमर लेवल्स। डी डाइमर लेवल्स अगर 5 से ज़्यादा टाइम्स एलिवेटेड है, तो इसका इम्पोर्टेंस है ये रूल आउट करने में कि आपके पेशेंट में कहीं पल्मनरी एम्बोलिज्म यानी कि वेसल्स में जो खून जमने से क्लॉट बनता है वो तो नहीं है। तो देयर इट इज इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब, एक एक और एक्चुअली सवाल जहन में आ गया, वो एंटीबॉडीज को लेकर। कई सारे लोग हैं जिन्होंने कभी कोविड का टेस्ट नहीं कराया, लेकिन अचानक कोविड एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो उसमें उनके लेवल्स एलिवेटेड मिले और पता चला कोविड एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। अब ये आपसे समझना चाहूंगा बिल्कुल आखिर में कि कोविड एंटीबॉडी कितनी देर के बाद आपकी बॉडी में बनती हैं और ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्या वाकई प्लाज्मा का कोई रोल है कोविड-19 पेशेंट जो सीवियर हैं उन्हें ठीक करने में, उन्हें क्रिटिकल स्टेट से दोबारा ठीक ठाक स्टेट में लाने में? देखिए, एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में बनती है ये हर इन्फेक्शन के बाद बनती है और कोविड-19 में ऐसा देखा गया है कि दूसरे हफ्ते में ये बनना चालू होती है अराउंड डे 10, जबकि हमारा वायरस का लोड उसी समय जब कम होता है, जैसे 10 दिन के बाद वायरस का लोड कम होता है और एंटीबॉडी बढ़ना शुरू करती है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स 85% ऑफ पेशेंट्स में देखा गया है। लेकिन कोविड एक ऐसी डिजीज है जिसके बारे में कि रिसर्च हर रोज चेंज होती है और पूरी तरीके की जानकारी अभी भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं, मेरे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिनको कोविड-19 हुआ था, वो पॉजिटिव आए थे, लेकिन उनके अंदर अभी भी एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आता है। एंटीबॉडी तो नेगेटिव इसमें आ भी रहा है। जी, एंटीबॉडी नेगेटिव आता है और इसमें भी फर्दर तरीके की एंटीबॉडी जिसको कि मेमोरी टी सेल्स है, उनका भी रोल बताया जा रहा है।
जिसको मेजर करना बहुत ही मुश्किल है। उसको कन्वेंशनल तरीके से हम मेजर नहीं कर सकते एक लैब में, सिर्फ रिसर्च लैब्स में ऐसा हो सकता है। तो किसी पेशेंट को हम एंटीबॉडी टेस्ट तभी करते हैं जब हम काफी हाईली सस्पेक्ट करते हैं कि ये पेशेंट को कोविड किसी टाइम पे हुआ था, बेस्ड ऑन द HRCT फाइंडिंग्स और उनकी फर्दर जो पहले उनके सिम्टम्स आए थे उसके ऊपर। ये यूजुअली हम 2 हफ्ते के बाद करते हैं, ये जानने के लिए कि हमें इस पेशेंट का सस्पिशन है कि शायद इनको कोविड पॉजिटिव आया था और फिर अभी इनकी एंटीबॉडी बनी है, और तब हम ये एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं क्योंकि इनमें पैचेस मिलते हैं हमें CT स्कैन में। तो हमारे लिए इनको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब कोविड है तो ये पैचेस जाने में हमें पता लग जाता है कि इसको ठीक होने में टाइम लगेगा और ये दूसरे किसी तरीके का निमोनिया नहीं है। यहाँ पे कोविड एंटीबॉडी की इम्पोर्टेंस है। एक और इम्पोर्टेंस जहाँ पे है एंटीबॉडी टेस्टिंग की, वो है जानने के लिए कि हमारी सोसाइटी में, हमारे जो कम्युनिटी है उसमें से कितने एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हुए थे जिनमें कि ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सीरो सर्वे, ICMR का एक दूसरा हाँ सीरो बिल्कुल, सर्वे आया आया था, बिल्कुल। हाँ। तो ये एंटीबॉडी टेस्टिंग उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है जानने के लिए कम्युनिटी में कि कितने परसेंटेज ऑफ लोगों को ऑलरेडी कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है। तो कॉमन लोगों के लिए एंटीबॉडी टेस्ट हम नहीं कराते हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड इस समय भी है जानने के लिए, डायग्नोसिस के लिए, दैट इज RT-PCR टेस्टिंग। और RT-PCR टेस्टिंग भी फर्दर तरीके का होता है जिसमें कि CBNAT एक टेस्ट आता है जिसको कि कैट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसका फायदा ये होता है कि रिपोर्ट 1 घंटे में आ जाती है, लेकिन होता ये भी RT-PCR है। बाकी रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो होता है दैट इज अ वेरी सिंपलर काइंड ऑफ टेस्ट। इसका रिपोर्ट हमें 30 से 45 मिनट के बीच मिलता है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी यानी कि किसी भी पॉजिटिव पेशेंट को पिक करने की शक्ति कम है, 50% से कम है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आखिर में आपसे, सुकून के कोई पल मिलते हैं आपको, आराम का कोई पल मिलता है आपको, और क्या कभी आपको जम्मू कश्मीर याद आता है? क्या कभी आप मतलब, हम तो बिल्कुल फ्रंट लाइंस पर नहीं हैं, डॉक्टर्स फ्रंट लाइंस पर हैं, आप आइसोलेशन वार्ड में हैं, आप सब जगह हैं और लोगों को आप ही से शिकायत भी रहती है, लेकिन आज लोग आप मतलब लगभग खुदा का दूसरा रूप, कहते हैं भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को देखते हैं। क्या आपको सुकून के पल मिलते हैं, आराम के पल मिलते हैं? क्या आप रिलैक्स रहते हैं? क्या क्या इस कोविड के बीच में आपका स्ट्रेस लेवल कितना रहा, और मतलब कितना सुकून कैसे मिलता है आपको इस सब के बीच में? जी, जैसे आपने जम्मू और कश्मीर के बारे में बात की तो ज़रूर मुझे याद आता है। जम्मू का मुझे चप्पा-चप्पा याद है, क्योंकि एक कॉलेज लाइफ जो होती है उसको इंसान कभी भी भूल नहीं सकता एक्चुअली। सो GMC जम्मू हैज़ बीन माय अल्मा मैटर। सो मैंने अपनी पढ़ाई MBBS की वहीं से करी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं GMC जम्मू को कभी भूल जाऊँ। दूसरी चीज़ जो मुझे याद आती है, बिकॉज़ मेरा जन्म कश्मीर में हुआ है और मोस्टली मैंने अपना टाइम जम्मू में गुजारा है, बिकॉज़ 1990 के बाद मैं मोस्टली जम्मू में रही जी हूँ। बिल्कुल, वो बदकिस्मती है, आप जम्मू पहुंच गए। जी। तो कश्मीर की जो मुझे बात याद आती है वो पहलगाम याद आता है। तो जब मैं काफ़ी टाइम कोविड के दौरान, हमारे यहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स हमें एक दिन में देखने पड़ते हैं, कई बार 50-55, और PPE में काफ़ी घंटों तक रहना पड़ता है। तो मुझे पहलगाम का रिवर लेदर बहुत याद आता है। सो आई ऑलवेज फील दैट आई शुड गेट अ टाइम व्हेन आई विजिट रिवर लेदर एंड इमर्स माय फीट इन देयर। सो वो मुझे काफ़ी याद आता है। डी स्ट्रेस कैसे करती हैं अपने आप को? डी स्ट्रेस एक्चुअली हमारे को इतना सोचने का टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि घर आके एक बार बैठने का टाइम मिल जाए और आराम से खाने का टाइम मिल जाए। कई बार क्योंकि ऐसी लेवल्स ऑफ स्ट्रेस भी आई कोविड के टाइम, जून के टाइम में, जबकि पेशेंट्स इतने सारे बढ़े हुए थे कि मुझे रात को 12-12 बजे तक भी पेशेंट्स के साथ कंसल्टेशन करना पड़ता था, क्योंकि उनके कंसर्न्स इतने होते थे कि नहीं, हमें अभी कंसल्ट करना है, हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आ गए हैं, काफ़ी डरे हुए थे लोग। तो कुछ ऐसा भी टाइम आया, लेकिन ठीक है, हम अपने आप को समझा देते हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जो कि गुजर जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो आई ट्राई एंड रिमेन वेरी पॉजिटिव इन दिस सिचुएशन ऑल्सो। तो पॉजिटिव सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके
बॉडी में ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो इम्यूनिटी पे इफेक्ट करते हैं. सो दिस हैज बीन प्रूवन साइंटिफिकली आल्सो. सो वी ऑल डॉक्टर्स ट्राई टू बी वेरी पॉजिटिव. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. डॉक्टर विनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको सलाम. ये बहुत जबरदस्त काम आप कर रही हैं, और जैसे आप बता रही हैं रात को 12-12 बजे तक आप हैं, और जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी जो है वो इस वक्त इंद्रप्रस्थ अपोलो में आप कर रही हैं. आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह करे वो दिन जल्द आए जब आप वापस अपने कश्मीर में वहां किसी वहां अपोलो में, वहां मैक्स में, कोई भी हॉस्पिटल जो वहां पर आए, वहां पर आप अपने लोगों की, पूरा मुल्क अपना है, सभी लोग अपने हैं, अपने लोगों की आप वहां भी खिदमत कर रही हैं. लेकिन आपकी जमीन, जिस जमीन से आप आई हैं, भगवान करे, अल्लाह करे, माता खीर भवानी करे कि आप जो है आपको उस जमीन पर दोबारा खिदमत करने का मौका मिले. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक्स.